बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रोमर ग्रोथ मॉडल को और हम इसके डायनामिक्स देखेंगे। और ये चूँकि मार्केट मॉडल है तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सिचुएशन से। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनएफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड लीड्स टू आइडल कैपेसिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। यानी एक मार्केट कंडीशन है कि अगर इफेक्टिव डिमांड की इनएफिशिएंसी होगी तो दो प्रॉब्लम्स होंगे, आइडल कैपेसिटी होगी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होगा। अब इस क्या सिचुएशन हो सकती है इनएफिशिएंसी की इफेक्टिव डिमांड के लिए? इफेक्टिव डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज की है फ्रॉम कंज्यूमर साइड या वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की है फ्रॉम सप्लायर साइड्स, वो दोनों जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसका मतलब है कि इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये इनएफिशिएंसी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होता है। और केनेजियन थ्योरी ये कहती है कि जब इस टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगा तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो डोमर मॉडल जो है इन सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या रिलेशंस होते हैं और उससे क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। अब यहाँ पे देखें कि हमने वर्ड देखा था आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी का क्या मतलब है और इसका रीजन क्या होता है? आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी यानी मोर देन आर नीड। ये किस वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दोनों तरह से इफेक्ट, डुअल नेचर का मतलब है कि वो एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करती है और एग्रीगेट सप्लाई को भी इफेक्ट करती है। जब वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करेगी तो बाय इंक्रीमेंट यानी कुछ अमाउंट से एग्रीगेट डिमांड जो इफेक्ट होगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीगेट सप्लाई को फुल अमाउंट के साथ इफेक्ट करती है। यानी कि जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर सप्लाई भी उतनी इंक्रीज होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से जो है मार्केट के अंदर आइडल कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब जो है हम यहाँ पे बेसिकली डोमर मॉडल जो है वो तीन क्वेश्चंस को, इन सिचुएशन से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। पहला क्वेश्चन तो वो ये एड्रेस करता है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये है कि क्या रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, एट व्हाट रेट एग्रीगेट सप्लाई अब्सॉर्ब्स एग्रीगेट डिमांड। यानी हमने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट व्हाट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का हमने ग्रोथ रेट चेक करना है या उसका हमने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करना है जिसपे ये एब्जॉर्ब हो जाती है, डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इसके लिए हम इकोनॉमी की दोनों साइड लेते हैं, डिमांड साइड भी लेते हैं और सप्लाई साइड भी लेते हैं। तो पहले हम इसकी डिमांड साइड की तरफ आ जाते हैं। डिमांड साइड में हमारे पास एक वेल नोन आइडेंटिटी है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, अब देखिए सी जो है कंजम्पशन, और कंजम्पशन दो किस्म की होती है, एक ऑटोनोमस होती है और एक इंड्यूस्ड होती है। यानी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और ये इंड्यूस्ड है, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर इनकम है। और जबकि जो इंड्यूस्ड होती है वो इनकम से इफेक्ट होती है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सी की वैल्यू प्लस आई। ठीक है, सिंपली हम इसको देखें y की टर्म फॉर्म इधर ले आते हैं, y प्लस के साथ, तो यहाँ पे माइनस बी वाई और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया a प्लस आई। फ्रॉम हेयर वी कैन टेक कॉमन y एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस b a प्लस आई, y इज इक्वल टू a प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस b। अब हम चूंकि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। जब चेंज का मतलब होता है सिंपली वो डेरिवेटिव ही होता है, तो जब हम आई के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस बी बच जाएगा, यानी हमने विद रिस्पेक्ट टू आई इसका चेंज देखा है। ये जो हम डेल्टा लिखते हैं ये हमारे पास, ये हम डिस्क्रीट टाइम में लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम कंटिन्यूस होता है तो फिर हम इसको डी वाई बाई डी टी लिखते हैं। अब सिंपली आप देखो 1 माइनस बी क्या चीज़ है, एक्चुअली ये आपकी इनकम थी और ये आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन थी। यानी टोटल इनकम में से जब अपनी वो कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड करती है वो आप निकालते हो तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो सिंपली सेविंग ही बचती है। यानी 1 माइनस बी हमारे पास एमपीएस होता है, या हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू एस लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एस डेल्टा आई। अब डेल्टा वाई और डेल्टा आई को अगर हम चेंज करें तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, डी वाई बाई डी टी, यानी कंटिन्यूस टाइम में हम इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं 1 ओवर एस डी आई बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब ये डिमांड साइड है, डिमांड साइड ऑफ द मार्केट है
और ये क्या बताती है हमें, ये इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्रिएटिंग इफेक्ट बताती है। ये हमें क्या बताती है, डिमांड क्रिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये हमारी क्या दिखाती है हमें, डिमांड क्रिएटिंग इफेक्ट। अच्छा, हमारी डिमांड साइड कंप्लीट होगी, हमने इक्वेशन ड्राइव कर दी। अब हम जाते हैं अपनी सप्लाई साइड के ऊपर। तो सप्लाई साइड पे हम जब देखते हैं तो सप्लाई साइड में डोमर ने एक फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन लिया है। ठीक है, वो कहता है कि जो वाई पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, के इज कैपिटल है, वाई जो है वाई पोटेंशियल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। यानी कि जितना आप कैपिटल को इंक्रीज करते जाएंगे आपके पोटेंशियल आउटपुट भी इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप कैपिटल को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना ये फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें जो लेबर है ना वो एक्सप्लिसिट है। उसका मतलब ये हुआ कि जिस अमाउंट से हम कैपिटल को चेंज करते हैं उसी के प्रोपोर्शनली इस फंक्शन के अंदर लेबर खुद ब खुद मूव करता जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैथ्स की टर्म में लिखे, वाई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ पे सिग्मा हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, सिग्मा के हमारे पास आ गया। ठीक है, वाई पी इज इक्वल टू सिग्मा के। अब यहाँ पे दोबारा हमने चेंज देखना है तो उसी तरह हम इसको डिस्क्रीट टाइम में डेल्टा के साथ लिखते हैं, डेल्टा के। और डेल्टा के जब हम इसको चेंज करते हैं कंटिन्यूस टाइम में, डी वाई पी ओवर डी टी इज इक्वल टू सिग्मा डी के ओवर डी टी। अब देखें यहाँ पे जो डी के ओवर डी टी है इसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन को हम यानी डी के बाई डी टी, असल में कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है ना, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है, हमने इसको आई कह देना है किसी भी टाइम का जो टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा आई टी। ये हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर ली है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई साइड की इक्वेशन है और ये हमारी डिमांड साइड की इक्वेशन थी। अब सप्लाई साइड जो है असल में कैपेसिटी जनरेटिंग शो कर रहा है, कैपेसिटी जनरेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो इक्विलिब्रियम भी आपको पता है कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि ये जो हमने सॉल्व किया था डी वाई बाई डी टी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड साइड थी, इज इक्वल्स टू डी वाई पी ओवर डी टी, ये हमारी सप्लाई साइड थी। इनको इक्वेट करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ओवर एस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा आई टी। अब देखिए हमने ग्रोथ रेट निकालना है ना, तो ग्रोथ रेट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ग्रोथ रेट को अगर हम आई हैड से शो करें तो वो हमारे पास होता है डी आई ओवर डी टी, यानी इसकी मार्जिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई आई टी। इसका मतलब है कि यहाँ जो आई टी की टर्म है हमें यहाँ से इसको इसके नीचे लेकर आना है, और यहाँ पे एस डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस में ऊपर चला जाएगा। तो यानी हमारे पास ये फॉर्म बनती है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा, एस मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे आके इसके नीचे डिवाइड हो गया आई टी। ये पूरी टर्म हमारे पास क्या बन गई है, आई का ग्रोथ रेट सिग्मा एस, यानी ये वो ग्रोथ रेट है आई हैड, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है। वो ग्रोथ रेट जिसमें वो क्या कह रहा था कि एट व्हाट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट सप्लाई अब्सॉर्ब्स एग्रीगेट डिमांड, यानी इस रेट पे अगर इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी तो हमारा जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका था। क्वेश्चन नंबर 2 जो एड्रेस करता है डोमर, वो ये कहता है कि जो हमने एग्रीगेट का इसका ये जो हमने निकाल ली है रिक्वायर्ड हमारे पास को इसका ग्रोथ रेट आ गया है। अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि नेचर ऑफ टाइम पाथ क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, नेचर ऑफ टाइम पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट if it grows at required rate। अब आप देखें हमारा रिक्वायर्ड रेट क्या था, अभी हमने फाइंड किया है, ये हमारा रिक्वायर्ड रेट था। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ टाइम पाथ के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी, दोबारा से यहाँ पे जब हमने इसको एंड अप किया यहाँ से हम दोबारा से इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या बनता है, 1 बाई एस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा आई टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब रीअरेंज करते हैं और एस को जब उधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एस सिग्मा आई टी।
डी आई बाई डी टी, इसको इधर ले आए तो माइनस एस सिग्मा आई टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और अब हमने इसको आगे एनालिटिकल मेथड के साथ सॉल्व करना है। जी ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को एड्रेस कर रहे थे। हमने फर्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट ऑर्डर, और हमने उसको स्टेप्स लगा के सॉल्व कर दिए। स्टेप्स हम चूंकि बहुत दफ़ा कर चुके हैं तो मैंने इसको यहाँ पे फुली सॉल्व नहीं किया। डिस्कस हम इसको कर लेते हैं। देखिए स्टेप 1 में हमेशा हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो आई पी हमने फाइंड करना है, आई पी इक्वल टू के पुट किया है, और जब हम इसका डेरिवेटिव, चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, जब डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया। इस इक्वेशन में हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो के की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यानी आई पी या हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसको हमने कांस्टेंट के रखा था तो दैट इज इक्वल्स टू 0 नाउ। स्टेप 2 में हमने आई सी यानी उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, और हमने ए ई लेमडा टी रखा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए ई लेमडा टी इंटू लेमडा आ गया। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई एस सिग्मा। फिर स्टेप 3 में हम चले गए। स्टेप 3 में हमने आई टी फाइंड करना होता है, आई पी प्लस आई सी। हमने इनको एड अप किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आई पी चूंकि 0 था, इक्विलिब्रियम हमारा 0 पे, और ये टर्म आ गई। तो स्टेप 4 में हमने इसको डेफिनेटाइज करना था अपने सोल्यूशन को एट टी इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी स्टेप 3 की इक्वेशन थी वहाँ पे टी की जगह हमने 0 पुट कर दिया। आई नॉट 0 प्लस ई रेज टू पावर 0 टू टी इंटू एनीथिंग, अगर टी 0 होगा तो ये ई रेज टू पावर 0 हो जाता है, दैट मीन्स 1। तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ ए बच गया, ए इज इक्वल टू आई नॉट। अब इसको अगेन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने स्टेप 3 के अंदर, तो ये हमारी टाइम पाथ बन गया जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम है और ये हमारा डेविएशन है इसकी। तो इसका हम जल्द से टाइम पाथ बनाते हैं। ये देखें जो फर्स्ट लाइन है ये इसमें आई पी इज इक्वल टू 0, इसी लाइन पे इक्विलिब्रियम है हमारा, ये 0 की लाइन है, ठीक है। और आई नॉट की कोई वैल्यू हमें गिवन होगी, तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन से हमें आइडिया हो गया कि ये जो हमारा टाइम पाथ होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आएगा। तो हमारे टाइम पाथ जो क्या नेचर होगी, डाइवर्जेंट होगा और मोनोटोनिक होगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है। देखें सेविंग रेट और जो डेप्रिसिएशन होती है ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो इसके साथ भी कोई साइन नहीं, मींस यहाँ पे पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन की वजह से, लैम्डा के पॉजिटिव होने की वजह से हमने ये लिखा कि हमारा जो टाइम पाथ होगा वो डाइवर्जेंट होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहाँ पे टाइम पाथ वैसे भी मोनोटोनिक ही होता है, ठीक है। तो हमारा टाइम पाथ क्या होगा, डाइवर्जेंट एंड मोनोटोनिक। तो यहाँ तक हमारे इस डोमर्स मॉडल के 2 क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गए। अब एक क्वेश्चन रह गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, what happened if investment would grow not grow at required rate। यानी अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की वो रिक्वायर्ड रेट से ग्रो नहीं करती तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दैट एक्चुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आर, ठीक है, आर। अभी हमने रिक्वायर्ड निकाला था, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आया था, सिग्मा और एस, ठीक है। तो हमने जो अभी खुद से अज्यूम किया, हमने कहा कि हमारे पास जो लेट सपोज हमारे पास जो एक्चुअल रेट है वो आर आ गया, ठीक है। तो डोमर जो है एक यूटिलिटी फंक्शन को डिफाइन करता है, डोमर डिफाइंस यूटिलिटी फंक्शन। वो क्या कहता है, यूटिलिटी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। हमने वाई टी भी फाइंड किया है, वाई टी डिवाइडेड बाई वाई पोटेंशियल टी, यानी ये जो है ये एग्रीगेट डिमांड साइड है और ये जो है ये एग्रीगेट सप्लाई साइड है, ये आपने याद रखना है। एंड पे हम यूटिलिटी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा था, डिमांड लिखी थी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सप्लाई थी, ठीक है। अब हमारे पास हमने पीछे प्रीवियस इक्वेशन में जो हमने टाइम पाथ फाइंड किया था, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट और ई रेज टू पर। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा पिछला केस था हमने रिक्वायर्ड में सिग्मा एस था, अब इन्होंने कहा रेट आर हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रेट इंटू टी, ठीक है। हमारे पास आई टी इज इक्वल टू दिस फॉर्म आ गया, और हम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें वैल्यू में पुट करना होगा तो हम इसको डी आई बाई डी टी अगर निकालें तो हमारे पास ये टर्म तो इसी तरह ही आ जाएगी,
ई रेज टू पर आर टी, और सिंपली ये जो आर वाली टर्म है ये साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद हम यूटिलिटी फंक्शन को कैन बी रीरिटन एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी बाई पी बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज हम पीछे फाइंड कर चुके हुए हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब dy बाई डी टी हमने निकाला था, तो हमारे पास आया था 1/s डी आई बाई डी टी, ये आया था हमारे पास। और ये हमने जब निकाला था तो ये हमारे पास आया था सिग्मा आई नॉट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, और ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई थी। अब आप देखें ये डी आई बाई डी टी जो है हम निकाल चुके हैं, तो इस डी आई बाई डी टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। यू इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/s, जब हम इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास आया था आई नॉट ई रेज टू पावर आर टी इंटू आर होल डिवाइडेड बाई सिग्मा आई नॉट। आई नॉट की जगह भी हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी आई टी था हमारे पास, आई टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर आर टी। तो यहाँ पे देखें सिंपली ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो यूटिलिटी फंक्शन में हमारे पास क्या बचता है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास बचता है आर ओवर एस और नीचे सिग्मा दिया। हम इसको लिख सकते हैं टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर डिवाइडेड बाई एस सिग्मा। अब आप देखें तो ये हमारा जो है वो रियल रेट था, और ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रेट था। ठीक है, अब हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। इफ u इज ग्रेटर, u इज लेस देन 1, पहला केस ये बनेगा इफ u इज ग्रेटर देन 1, और तीसरा होगा u इज इक्वल टू 1। अब u इज लेस देन 1 के लिए u हमारे पास आया है r ओवर s सिग्मा इज लेस देन 1, इसको उधर ले जाए तो हमारे पास क्या बनता है r लेस देन s सिग्मा। अगर आपको याद हो देखें न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा था, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, ये क्या लिखा था, एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी ये क्या केस है हमारे पास, ये सरप्लस का केस है, इकोनॉमी में सरप्लस या मोर सप्लाई का केस है। अब आप देखें जब सप्लाई ज्यादा है तो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या होगी, पॉलिसी क्या रिकमेंड करेगी, पॉलिसी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो आर की वैल्यू है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको डिक्रीज करेंगे तो सेविंग डिक्रीज होगी, सेविंग डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, ये पॉलिसी कहती है कि आर को कम कर दें। आप यहाँ देखें आर जो है वो ऑलरेडी कम है, रिक्वायर्ड से आर की वैल्यू कम है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम आ जाए आर इज ग्रेटर देन एस सिग्मा। ठीक है, यानी अब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। अब देखो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या होगी, पॉलिसी रिकमेंड करती है कि आर को इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें ताकि सेविंग्स इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो और ये लेवल हो जाए। लेकिन इस केस में आप देखो कि आर जो है वो ऑलरेडी बढ़ा है, और अगर उसको मजीद बढ़ाएंगे तो इट मीन्स कि हम इक्विलिब्रियम की तरफ तो नहीं आ रहे, उससे हम दूर जा रहे हैं। और जब यूटिलिटी इक्वल टू 1 होगी तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम का केस होगा, आर और सिग्मा ऐसे रियल रिक्वायर्ड बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का केस है। अब यहाँ पे देखें जो इसकी ड्रॉबैक है या इसकी जो आप कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग है इस मॉडल की, वो ये कहते हैं, वो ये है कि वंस वी मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम either in case of shortage, शॉर्टेज का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई नहीं है। ठीक है, और सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब है कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा और उसकी डिमांड नहीं है। दोनों केसेस हो, शॉर्टेज हो सरप्लस हो, जब हम एक दफा इक्विलिब्रियम में मूव कर जाए वी कैन नॉट गो बैक टू द इक्विलिब्रियम, तो हम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा सकते। तो इसको कहते हैं रेजर एज और नाइफ एज प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसको कहते हैं रेजर एज और नाइफ एज प्रॉब्लम।
तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? डोमर कहता है, डोमर सेज द कैपिटल सिस्टम इज ऑलवेज अनस्टेबल, ऑलवेज अनस्टेबल। मीन्स कि आप एक दफ़ा इक्विलिब्रियम से मूव हो जाए तो फिर किसी भी सूरत में हम इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं आते। ठीक है, तो ये था हमारा डोमर मॉडल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।